नमस्कार साथियों। हमारी जो सीरीज चल रही थी नदियों को लेकर, और उसी सीरीज को दोस्तों हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं जो हिमालय अफवाह तंत्र में, देखो हम गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र दोनों की बात कर चुके थे। हिमालय अफवाह तंत्र का तीसरा हिस्सा जो बचता है उसे हम जानते हैं सिंधु अफवाह तंत्र के नाम से। देखिएगा, सबसे पहले हम हेडिंग बना लेते हैं आज की, और दोस्तों इसको बोलेंगे हम सिंधु अफवाह तंत्र। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है। सिंधु अपवाह तंत्र। चलिएगा, आज हम इस सिंधु अफवाह तंत्र के बारे में बातचीत करने वाले हैं। देखते हैं क्या क्या विशेषताएं इसकी निकल के आती हैं हमारे सामने। जरा समझने का थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं। देखिए, हम यदि सिंधु अफवाह तंत्र की बात कर रहे हैं, इसके साथ में आपने पंजाब का जो पंचनद है उनके बारे में भी बात करेंगे, यानी इसकी सहायक नदियों के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले यदि हम सिंधु अफवाह तंत्र की बात करें तो मैं आपको सीधा सा एक डायग्राम पे लिए चलता हूं ना, एक डायग्राम पे लिए चलता हूं। और यदि हम डायग्राम की बात करते हैं तो देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर मानते हैं, मान लीजिए कि ये जे एंड के वाला एरिया है, जे एंड के और लद्दाख वाला एरिया है। ओके, यदि हम यहां पर बात करते हैं तो देखिएगा, यहां से क्या होता है कि एक दोस्तों नदी का उद्गम होता है, और उस नदी को हम जानते हैं सिंधु के नाम से। और ये आगे चलकर जहां पर अपना जल गिराती है, ठीक है दोस्तों, उसे हम कहते हैं अरब सागर। क्या कहते हैं? अरब सागर। यहां पर सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूं, सिंधु नदी की बात चल रही है, यहां पर हम बात करेंगे इसके मेनली उद्गम को लेकर। देखिएगा दोस्तों, इसके यदि आप उद्गम को लेकर बात करते हैं तो उद्गम में क्या क्या चीजें हमारे सामने निकल के आती हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। उद्गम की यदि हम बात करते हैं तो यहां पर एक ग्लेशियर है, और उस ग्लेशियर का नाम है दोस्तों बोखरचू ग्लेशियर। बोखरचू ग्लेशियर, ठीक है। ये बोखरचू ग्लेशियर जो है आपको एक्चुअली कहां पर नजर आएगा? ये आपको नजर आएगा कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील के निकट, मानसरोवर झील, तिब्बत। या फिर मैं एक प्रकार से मैं बोल लूं तो ये सिंधु नदी वास्तविक तौर पर देखा जाए तो सिंधु नदी, यानी कि आप बोल सकते हो कि ट्रांस हिमालय से इसका उद्गम होता है। क्योंकि हमने पूर्व में क्या पढ़ा था कि सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी है, सतलज नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है। ये तीनों नदियां दोस्तों पूर्ववर्ती नदियां थी, और इन पूर्ववर्ती नदियों का जो उद्गम था वो कहां से हो रहा था? वो हो रहा था दोस्तों ट्रांस हिमालय से, यानी कैलाश पर्वत से। क्योंकि ट्रांस हिमालय का ही तिब्बत में जो विस्तार था वो दोस्तों क्या कहला रहा था? वो कहला रहा था यहां पर कैलाश पर्वत। ओके, तो ट्रांस हिमालय से ही इसका उद्गम है, या फिर कैलाश पर्वत जैसा बोलना चाहें। अब बात करते हैं हम मेन मुद्दे की। जरा ध्यान दीजिएगा, ये हमारी मेन नदी है, इसकी बहुत सारी हमारे सामने विशेषताएं देखनी है हमें, जिनमें सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर, और वो दोस्तों बात करेंगे इसके थोड़ा सा नामकरण को लेकर। देखिएगा क्या होता है कि इसके कुछ उपनाम हैं। क्या है? उपनाम। और यो उपनाम की जो बात करें हम यहां पर, तो इसे देखो क्या कहा जाता है। एक तो यहां पर इसे कहा जाता है दोस्तों सिंधी खंबन। सिंधी खंबन। और दूसरा इसे यहां पर कहा जाता है लद्दाख का शेरमुख। लद्दाख का शेरमुख ना, ये भी कहा जाता है।
वहीं पे हम बात करें तो देखिएगा ये वाला स्थान आया है जहां से इसका भारत में प्रवेश हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला स्थान को हम किस नाम से जानता है, जरा देखिएगा। मैं लिख देता हूं कि भारत में प्रवेश। दोस्तों, सिंधु नदी का भारत में प्रवेश है वो दमचोक नामक स्थान से होता है। कहां से होता है? दमचोक। और दमचोक किसका पार्ट है? वो एक्चुअली लद्दाख का पार्ट है। ठीक है, तो भारत में इस नदी का प्रवेश है वो दमचोक से होता है। लेकिन यदि हम यहां पर बात करें कि इसका पाकिस्तान में जो प्रवेश है वो कहां से होता है, यदि आप पाकिस्तान में प्रवेश की बात करते हैं, पाकिस्तान में प्रवेश, तो दोस्तों पाकिस्तान में इसका प्रवेश है वो होता है चिल्लाश नामक स्थान से। चिल्लाश नामक स्थान से। ओके, दो बातें। तीसरा पॉइंट देखिए, इसके किनारे पर बात करते हैं तो देखो एक लद्दाख का एक शहर है और उसका शहर का नाम दोस्तों है लेह है। ठीक है, वहीं पे मैं बात करूं यहां पर, तो पाकिस्तान का भी इसके किनारे एक शहर बसा हुआ है और उस शहर को दोस्तों हम जानते हैं कराची के नाम से। यानी सिंधु नदी के दाहिने तट पर दो शहर बसे हुए हैं, एक का नाम लेह और दूसरे का नाम दोस्तों कराची है, अरब सागर में जाकर गिरती है। तीसरा पॉइंट यहां पर देखना कुछ विशेष है, जरा गौर करना कि यहां पर यदि बात करते हैं इस नदी के, तो इस नदी के ऊपर की ओर और इस नदी के नीचे की ओर दो पर्वतमालाएं हैं। यदि हम इन पर्वतमालाओं को देखें तो देखिएगा सिंधु नदी एक्चुअली, इसके सिंधु नदी के ऊपर तो है लद्दाख पर्वत श्रेणी। ठीक है, और नीचे की ओर देखेंगे तो दोस्तों आपको नजर आएगा जास्कर श्रेणी। क्या नजर आएगा? जास्कर श्रेणी। लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य से बहती है ये नदी। ओके, यानी मैं बोल लूं तो सिंधु नदी के उत्तर में लद्दाख श्रेणी है, नीचे की ओर देखते हैं तो जास्कर श्रेणी है। दोनों की दोनों, दोनों की दोनों यदि हम माने तो दोनों के दोनों वास्तविक रूप से आप यदि देखोगे तो वास्तविक तौर पर यदि हम बात करें ना, तो ये दोनों श्रेणियां ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है। ठीक है, ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है। यहां तक की बात हो चुकी है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट के ऊपर। जरा देखिएगा कुछ और विशेष पॉइंट है। यहां पर इस नदी द्वारा क्या होता है कि एक गार्ज का निर्माण होता है। क्या होता है? एक गार्ज का निर्माण होता है। और दोस्तों इस गार्ज को हम जानते हैं बूंजी गार्ज के नाम से। ठीक है, और यदि हम बात करें इस बूंजी गार्ज की, तो ये बूंजी गार्ज है लगभग 5181 मीटर गहरा, या फिर आप बोल सकते हो 5200 मीटर। ठीक है, गहरा गार्ज है, गहरा गार्ज। ओके, यदि हम बूंजी गार्ज की बात कर रहे हैं तो इसको एक संज्ञा दी जाती है, और वो संज्ञा क्या दी जाती है कि यह विश्व का सबसे गहरा नदी गार्ज है। सबसे गहरा नदी गार्ज, नदी गार्ज। ठीक है, लेकिन आपको नोट डाल के एक चीज यहां पर मैं मेंशन करता हूं, उस चीज को जरा समझिएगा कि नॉट विश्व का सबसे बड़ा नदी गार्ज, नदी गार्ज, नदी गार्ज यूएसए के कोलोरेडा, यूएसए के कोलोरेडा पठार में कोलोरेडा नदी पर, कोलोरेडा नदी पर ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड कैनियन है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है।
यदि विश्व का सबसे बड़ा नदी गाज पूछा जाता है तो वो यूएसए में है, कोलोरेडा पठार में है, कोलोरेडा नदी पर है, नाम इसका क्या है? ग्रैंड कैनियन गाज। ओके, तो यहां तक की बेसिक बातें हुई। मैं वापस आपको लिए चलता हूं अपने मैप पर। ये अपना जो स्टार्टिंग में हमने बनाया था, सिंधु का प्रवाह तंत्र, अफवाह तंत्र। लेकिन इसमें देखो, आपने एक सिंधु जल समझौते की बात सुनी होगी, ठीक है? मैं उसके बारे में मेंशन करता हूं, देखिएगा। काफी बार एग्जामिनर ने से सवाल पूछा है। नाम है इसका सिंधु जल समझौता। दोस्तों, यदि आप सिंधु जल समझौते की बात करते हैं तो यह सिंधु जल समझौता संपन्न हुआ था 1960 में। यह सिंधु नदी जल समझौता है क्या? है क्या? तो इसके लिए मैं एक बार पहले सिंपल सा कुछ यहां पर डायग्राम ड्रॉ करता हूं जिससे कि आप समझ पाओ। देखिएगा कि मान लेते हैं ये हमारी सिंधु नदी है। कौन सी है दोस्तों? सिंधु नदी। वहीं पे यदि हम बात करें तो देखिएगा, यहां से एक नदी आती है जिसका नाम है दोस्तों झेलम, और एक नदी यहां से आती है जिसका नाम है चिनाब। वहीं पे हम बात करें तो चिनाब की सहायक एक नदी और है जिसका नाम है रावी। और दोस्तों, रावी के बाद में बात करते हैं तो रावी के बाद में एक नदी आती है जिसका नाम है सतलज, सॉरी व्यास। और व्यास की भी एक सहायक नदी है, व्यास की भी एक सहायक नदी है, सॉरी, व्यास जिसकी सहायक नदी है उसका नाम है सतलज, यानी सतलज की सहायक व्यास। ये क्यों बता रहा हूं जरा समझना। देखो, ये सिंधु नदी है, इस वाली नदी को हम जानते हैं झेलम के नाम से। ये वाली दोस्तों होगी आपकी चिनाब नदी, ये वाली होगी आपकी रावी नदी, ये वाली नदी व्यास है, और ये वाली नदी दोस्तों सतलज है। और इसी के आधार पर यह सिंधु जल समझौता जो 1960 वाला हुआ है वो हुआ है। जरा देखना कैसे। इसमें सबसे पहले देखो, ऊपर वाली नदी का नाम सिंधु है। क्या नाम है? सिंधु। दूसरी झेलम, तीसरी चिनाब। यानी ये ऊपर वाली जो तीन नदियां हैं, देखिए मैं यहां पर नंबर 1 बना के लिख रहा हूं। 1 नंबर सिंधु जल समझौते की विशेष बात, जैसे हमने देखा ऊपर सिंधु, झेलम, और एक नदी का दोस्तों नाम है चिनाब। सिंधु, झेलम, चिनाब। इनका यदि आप देखते हो, ठीक है, इनके बारे में यदि आप देखते हो तो इनका यदि हम सिंपल सा देखें तो इनका लगभग आप मान सकते हो। देखो, यहां पर मैं लिख देता हूं पाकिस्तान, और यहां पर मैं लिख देता हूं इंडिया। इनका 80% जो जल है वो तो उपयोग कौन करेगा? पाकिस्तान। और इंडिया मात्र कितना यूज कर पाएगा? 20% जल का। लेकिन वहीं वहीं यदि मैं दूसरी की बात करता हूं, सिंधु के बाद में देखो, सिंधु, झेलम, चिनाब आ गया ना। इसके जस्ट नीचे की ओर चलेंगे तो आपको नजर आएगी रावी। रावी के बाद में नीचे की ओर हमने देखा व्यास, और व्यास के बाद में दोस्तों जो नदी आती है उस नदी का नाम है सतलज। और इनका यदि आप बात करते हो तो पाकिस्तान मात्र 20% यूज कर पाएगा, और भारत जो है इसका 80% यूज कर पाएगा। यह है एक्चुअली सिंधु जल समझौता। तो उम्मीद है आप इस सिंधु जल समझौते को आराम से समझ पाए होंगे, समझ पाए होंगे। अच्छा, वहीं पे हम इसकी बात करें सहायक नदियों को लेकर, जरा देखिएगा कि सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी है ना। तो चलिए, उससे पहले सबसे पहले मैं इसकी थ्योरेटिकल जो कुछ बातें हैं हम थोड़ा सा उनके ऊपर भी देख लेते हैं ना। उद्गम, सिंधु नदी का हमने उद्गम कहां से देखा था? सिंधु नदी का उद्गम हमने देखा था दोस्तों बोखर-चू ग्लेशियर से। बोखर-चू ग्लेशियर। और ये दोस्तों बोखर-चू ग्लेशियर की बात करें तो कहां पर था ये? कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील,
मानसरोवर झील तिब्बत, यहां से इसका उद्गम था। दूसरा देखें, हम बात करते हैं इसकी लंबाई को लेकर। लंबाई, तो दोस्तों इसकी लंबाई जो टोटल निकल के आएगी हमारे सामने वो है 2880 किलोमीटर। लेकिन यदि आप बात करते हो कि इसकी भारत में लंबाई कितनी है, तो यदि आप भारत में लंबाई की बात करते हैं तो भारत में लंबाई लंबाई इसकी निकल के आएगी, वो निकल के आएगी 1114 किलोमीटर। 1114 किलोमीटर। साथ में ही यदि आप बात करते हो ये अफवाह क्षेत्र की, अफवाह क्षेत्र की, तो ये अफवाह क्षेत्र की यदि हम यहां पर बात करें तो ये लगभग कुल अफवाह क्षेत्र का 9.5% रखता है। अफवाह क्षेत्र कितना है इसका? 9.5%। वैसे अकेली गंगा नदी है वो लगभग 25% था। गंगा का कितना है? 25% है, इसका 9.5% है। ये बात भी आपको याद रखनी है। वहीं पे हम बात करें इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। देखो हम सहायक नदियों के बारे में एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। सहायक नदियां, सहायक नदियों में आप वास्तविक तौर पर देखें ना तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, इन सभी की बात करें तो वास्तविक तौर से जो सीधे सिंधु में जल गिराती है वो एक ही नदी है जिसका नाम चिनाब है। क्योंकि झेलम, रावी, व्यास और सतलज ये सारी की सारी सहायक नदियां हैं किसकी? चिनाब की। जैसे व्यास है वो सतलज की सहायक है, सतलज चिनाब की सहायक है, चिनाब सिंधु की सहायक है। ओके, तो हम इसी को देखते हुए हम इसी के बारे में बात करेंगे ना। तो यहां पर मैं केवल एक नदी मेंशन कर रहा हूं और वो नदी का नाम क्या है दोस्तों? चिनाब। ठीक है, मैं पांचों नदियां मेंशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो उपसहायक नदियां हो जाएंगी सिंधु की, उपसहायक नदियां ना, क्योंकि ये सारी नदियां चिनाब की सहायक है। चलो चिनाब हमने ले लिया। चिनाब के बाद में आपने, जब मैंने हिमालय पढ़ाया था और हिमालय पढ़ाया था तो वहां पर ये ट्रांस हिमालय में दो नदियों की चर्चा की थी मैंने। एक आपने नाम सुना हो शोक का और एक नाम सुना हो आपने नुब्रा का। ठीक है, तो पहली नदी का नाम लिख रहा हूं यहां पर मैं शोक, दूसरी नदी का नाम लिख रहा हूं यहां पर मैं नुब्रा। एक नदी आती है जिसका नाम है गिलगित, गिलगित। ओके, वैसे गिलगित स्थान भी है। इसके अलावा यहां पर और सहायक नदियां हैं जिनमें आपने नाम सुना हो सिगार का, क्या? सिगार का। आपने नाम सुना हो काबुल का, आपने दोस्तों नाम सुना हो जास्कर का। ये भी इसी की सहायक नदियां हैं। इसके अलावा और देखें तो जैसे आपने देखा हो चिनाब, कुर्रम, तोची, तो यहां पर अच्छा चिनाब तो हमने लिख ही लिया ना। ठीक है, कुर्रम, तोची, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी नदियां हैं। जैसे आपने नाम सुना हो गोमल का, आपने नाम सुना हो हुंजा का, गोमल, हुंजा। चलिए, ये गोमल एवं हुंजा एवं हुंजा नदियां। हालांकि इसके अलावा भी इसकी बहुत सी सहायक नदियां हैं। ठीक है, बहुत सी सहायक नदियां हैं, बट हम मेनली हम देख चुके हैं कि जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम में आती हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे सिंधु नदी की पॉइंट टू पॉइंट, क्या पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। जरा देखिए वो पॉइंट टू पॉइंट क्या बात क्या निकल के आती है ना। तो इसकी सबसे पहले देखो सहायक नदी है तो सीधे जाकर जल गिरा रही है, उसका नाम है दोस्तों चिनाब। क्या नाम है? चिनाब। और हम सबसे पहले बात करेंगे चिनाब को लेकर ही। तो अब मेनली मैं हेडिंग हमारी स्टार्ट करता हूं और ये सहायक नदी है, उसका नाम है दोस्तों चिनाब, चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब का जो वैदिक नाम है या फिर आप जिसे बोलते हैं प्राचीन नाम, तो वो दोस्तों इसका अस्किनी है। मैं दो दो बार मेंशन कर दूंगा जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाए। क्या नाम है दोस्तों? अस्किनी नाम है। ओके,
अब जानकारी के लिए हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, कुछ ऐसे। ये मान लेते हैं आपकी सिंधु नदी, क्या है दोस्तों? सिंधु नदी है। यहां से यदि आप गौर करोगे तो यहां से देखो दो धाराएं निकल के आ रही है, ठीक है, समझाने के लिए बना रहा हूं। और ये आगे जाके एक होके सिंधु में मिल जाती है, ठीक है, सिंधु में मिल जाती है। जरा देखिए, जहां से इस नदी का उद्गम हो रहा है वहां पर ये दो नामों से जानी जाती है। इसकी जो ऊपर वाली धारा है उसे दोस्तों कहा जाता है चंद्रा, और नीचे वाली जो धारा है उसे कहा जाता है भागा, ठीक है, भागा। और यदि हम बात करें चंद्रा प्लस भागा, इन दोनों के उद्गम की, चंद्रा प्लस भागा का उद्गम की बात करते हैं, तो आपने बड़ा लाचा दर्रे का नाम सुना है? हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचा दर्रा, और ये बड़ा लाचा दर्रा कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है, और वहां से दोस्तों इसका उद्गम होता है। देखिएगा ये चंद्रा और ये जो भागा नदियां हैं वो दोनों यहां पर आकर मिल रही है, और दोस्तों इस स्थान को कहा जाता है तंडी। क्या कहा जाता है? तंडी। और ये तंडी नामक जो क्षेत्र है वो हिमाचल प्रदेश का है। वैसे तंडी के बाद में इस संयुक्त धारा का जो नाम है वो दोस्तों चिनाब नदी हो जाता है। क्या नाम हो जाता है इसका? चिनाब नदी। कौन से स्थान के बाद में? तंडी के बाद में, जो कि हिमाचल प्रदेश का है। इस पर आपको देखने को मिलेंगी कुछ बांध परियोजनाएं, जैसे सलाल है, बगलीहार है, दुलस्ती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहां पर लिए चलता हूं जहां पर इसका सिंधु नदी में संगम होता है। उस स्थान को दोस्तों क्या कहा जाता है? उस स्थान को कहा जाता है मीठन कोट। क्या कहा जाता है दोस्तों? मीठन कोट। और ये दोस्तों मीठन कोट जो है वो वास्तव में कहां पर है? पाकिस्तान में। कहां पर है? पाकिस्तान में। इस पर यदि हम बात करें तो देखो तीन बांध परियोजनाएं आपको मेजर रूप से नजर आएंगी। क्या आएंगी? मेजर रूप से नजर। और वो तीन बांध परियोजनाएं जरा देखते हैं कि कौन कौन सी है। देखिए, सबसे पहले मैं बांध परियोजना की बात करता हूं, तो फर्स्ट जो बांध परियोजना है उस बांध परियोजना का दोस्तों नाम है शलाल बांध परियोजना। सलाल बांध परियोजना। दूसरी बांध परियोजना का दोस्तों नाम है बगलीहार बांध परियोजना। सलाल परियोजना, बगलीहार बांध परियोजना, और तीसरी जो परियोजना है उसका नाम है दोस्तों दुलहस्ती बांध परियोजना। दुलहस्ती बांध परियोजना। वहीं पे हम बात करें, देखिएगा ये तीनों की तीनों परियोजनाएं एक्चुअल में जे.एंड.के का पार्ट है। ये कहां पर है? जे.एंड.के में है। जे.एंड.के। लेकिन एक विशेष बात आपको यहां पर ध्यान में रखनी है कि ये दुलहस्ती जो बांध परियोजना है ये इंडिया प्लस पाक के मध्य विवादित है। इंडिया प्लस पाक के मध्य विवादित, के मध्य विवादित है, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान के मध्य क्या है दोस्तों? ये विवादित बांध परियोजना है। ओके, चलिएगा अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिएगा अब बात करें हम इसका, देखो सबसे पहले यहां पर कुछ थ्योरेटिकल बातें करते हैं। यहां पर सबसे पहले हमने इसका उद्गम देखा। उद्गम, तो दोस्तों उद्गम कहां से था इसका? उद्गम इसका बड़ा लाचा दर्रे से था। बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से चंद्रा और भागा के रूप में, चंद्रा एवं भागा के रूप में इसका उद्गम हुआ। नीचे दूसरा देखो यहां पर तंडी हिमाचल प्रदेश के बाद
इसे किस नाम से जाना जाता है? चिनाब के नाम से जाना जाता है। चिनाब के नाम से जाना जाता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। तीसरा, यदि मैं दोस्तों बात करता हूं इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई निकल के आएगी 1180 किलोमीटर। वहीं पे इसका एक मैं बात करूं कि प्राचीन नाम, तो प्राचीन नाम हमने अभी ऊपर की ओर देखा है। प्राचीन नाम दोस्तों इसका क्या निकल के आता है? वो निकल के आता है अस्किनी। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आप मार्क भी कर सकते हैं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में मार्क भी कर सकते हैं। साथ में याद रखिएगा, ठीक है, साथ में एक आपको बातें और याद रखनी है, और वो बात क्या याद रखनी है, जरा ध्यान दीजिएगा। मैं यहां पर लिख देता हूं, नोट। नोट, सिंधु में, ये यूपीएससी 2021 का जो आईएएस की एग्जाम लगी थी ना 2021 में, उसमें सीधा यही सवाल पूछा था कि सिंधु में सीधा जाकर अपना जल गिराने वाली जो नदी है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? चिनाब है। तो यहां पर मैं मेंशन भी कर रहा हूं कि सिंधु नदी में, सिंधु नदी में सीधे जाकर, सीधे जाकर अपना जल गिराने जल गिराने वाली भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। अच्छा, वहीं पे इसकी कुछ सहायक नदियां देख लें। हालांकि आपको डायग्राम से अच्छे से समझाया था, मैं फिर भी दोबारा मेंशन कर देता हूं। सहायक नदियां देखिए, सहायक नदियों में सबसे पहले ऊपर की ओर से आएगी झेलम। झेलम के बाद में रावी। देखिएगा व्यास, व्यास इसकी सहायक नदी नहीं है, व्यास इसकी सहायक नदी नहीं है, व्यास एक्चुअल में सतलज की सहायक नदी है, और सतलज इसकी सहायक नदी है ना। तो यहां पर मैं केवल और केवल सतलज मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। तो झेलम, रावी और सतलज वो वास्तव में किसकी सहायक नदी है? वो दोस्तों चिनाब की सहायक नदियां हैं। तो उम्मीद है यहां तक की जो बातें हैं आप आसानी से समझ पाए होंगे। चलिएगा, मैं इसी क्रम को थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ाता हूं। चलिए, अब बात करते हैं हम यहां पर मेनली, देखो चिनाब आ गई ना, अब एक छोटी सी नदी है जिसका नाम झेलम नदी है। क्या नाम है दोस्तों? झेलम नदी। झेलम नदी। झेलम का आप नाम याद रखिएगा। झेलम को दोस्तों वितस्ता भी कहा जाता है ना, प्राचीन नाम। इसके प्राचीन नाम जो सिंधु की सहायक नदियां हैं उनके प्राचीन नाम बहुत ज्यादा पूछा है एग्जामिनर ने। तो झेलम नदी का नाम क्या याद रखना आपको? वितस्ता रखना है। क्या रखना है? वितस्ता। अच्छा, अब झेलम नदी की कुछ बातें कर लेते हैं ना। देखो आपका डायग्राम है वो यथावत चलेगा जैसा मैंने पहले बनाया था। देखिए हम सिंधु नदी की बात कर चुके हैं, तो कोई चर्चा नहीं करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा हमने इस वाली नदी की भी कंप्लीट बात कर ली थी जिसका नाम चिनाब था, तो हम इसकी भी चर्चा नहीं करेंगे। अब हम मेन चर्चा करेंगे, वो करेंगे दोस्तों इस नदी को लेकर, और इस नदी का नाम है झेलम नदी। क्या नाम है? झेलम नदी। सबसे पहले झेलम का यदि आप देखते हैं उद्गम, क्या झेलम का देखते हैं उद्गम, तो आपने शेषनाग झील का नाम सुना होगा। शेषनाग झील, शेषनाग झील वेरीनाग पहाड़ी है, पहाड़ी, और ये कहां पर है? J&K में। यहां से एक नदी का उद्गम होता है झेलम का, ठीक है। और ये दोस्तों जहां पर जाकर मिलती है उस स्थान को हम जानते हैं किस नाम से? इस स्थान को कहते हैं हम त्रिमु, या फिर दोस्तों इसे कहते हैं हम झंग।
या फिर दोस्तों इसे कहा जाता है झूंग। और ये स्थान पड़ता कहां पर है एक्चुअली? ये स्थान पड़ता है दोस्तों पाकिस्तान में। क्या? पाकिस्तान में। इस झेलम नदी की बात करें तो इस पर देखो कुछ बांध परियोजनाएं हैं। क्या है दोस्तों? बांध परियोजनाएं। इसमें मेनली आप देखेंगे तो दो बांध परियोजनाएं आपको नजर आएंगी भारत में, है ना? तो आपने एक नाम सुना होगा उर्री का, उर्री हमला भी हुआ था, उर्री बांध। और दूसरी मैं बात बताऊं तो यहां पर दोस्तों मैं बात कर रहा हूं तुलबुल बांध की। उर्री एवं तुलबुल बांध परियोजना। वैसे ये दोनों की दोनों बांध परियोजनाएं कहां पर आपको नजर आएंगी? ये आपको JNK में नजर आएंगी, उर्री और तुलबुल बांध परियोजना। ठीक है। इसके बाद में इसकी एक दोस्तों सहायक नदी है। क्या है? एक सहायक नदी है। थोड़ी सी हम उसकी भी चर्चा कर ही लेते हैं ना। सहायक नदी की मैं बात करूं यहां पर, चलिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये लीजिए। और दोस्तों इस सहायक नदी का जो नाम है वो दोस्तों नाम है किशन गंगा। क्या नाम है? किशन गंगा। ओके। किशन गंगा नदी पर एक बांध परियोजना भी है। किशन गंगा नदी पर एक बांध परियोजना भी है। और दोस्तों उस बांध परियोजना को हम क्या कहते हैं? उस बांध परियोजना को कहते हैं किशन गंगा बांध परियोजना। क्या कहेंगे? किशन गंगा बांध परियोजना। और ये किशन गंगा जो बांध परियोजना है वो आपको कहां पर नजर आएगी? ये किशन गंगा बांध परियोजना भी आपको JNK में ही नजर आएगी। लेकिन एक चीज देखिए, पाकिस्तान में भी इस झेलम नदी पर एक बांध बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक बांध बना हुआ है। और इस बांध को वैसे सिंपल सा कहते हैं मंगला बांध। क्या कहते हैं? मंगला बांध। तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं मंगला बांध। भारत के पर्पज से आप दो याद रख सकते हैं ना, उरी और तुलबुल। और इंपॉर्टेंट भी यही है, मंगला बांध। ओके। चलिए ये बातें हो गई हमारी। साथ में आप देखो यहां पर ये एक्चुअली जो झेलम नदी है ये पाकिस्तान में जब प्रवेश करती है उससे पूर्व एक बासमंगल नामक गहरी घाटी का निर्माण भी करती है। साथ में आपको पता हो तो झेलम नदी है वो वुलर झील से होकर बहती है। क्या? वुलर झील से होकर बहती है। और झेलम नदी की बात करें तो यह मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर तक भारत और पाकिस्तान की प्राकृतिक सीमा का निर्माण भी करती है। यह बात आपको याद रखनी है। तो मैं यहां पर मेंशन करने के बजाय, अच्छा चलो ठीक है यहां पर मेंशन कर लेते हैं ना, वैसे लिख भी लेंगे और इसको नाम दे देता हूं मैं यहां पर वुलर झील। वुलर झील। ठीक है। यानी वुलर झील से होके जाती है ये नदी। अब मेनली हमारे पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखो झेलम नदी। और झेलम नदी के बात कर रहे हैं हम उद्गम को लेकर। उद्गम को लेकर मैं बात करूं तो देखिएगा इसका उद्गम होता है दोस्तों शेषनाग झील से। शेषनाग झील। और ये शेषनाग झील कहां पर है? वेरीनाग पहाड़ी, JNK। ठीक है। दूसरा नाम या दूसरा पॉइंट हम इसका देखें तो देखिएगा इसका प्राचीन नाम बोल दो या फिर मैं बोल लूं इसका उपनाम। चलिए प्राचीन नाम जैसा कि कोष्टक में लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी नाम है चाहे वो चिनाब का हो, चाहे झेलम का हो, चाहे रावी का हो, चाहे व्यास का हो या सतलज का हो ना, ये प्राचीन नाम वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो प्राचीन नाम दोस्तों क्या है? वितस्ता है। क्या नाम है? वितस्ता। हालांकि इस नदी की ज्यादा लंबाई नहीं है। लंबाई की आप बात करोगे तो लगभग 460 या फिर 465 किलोमीटर है, जो कि लगभग आप मान सकते हो व्यास के बराबर है। नेक्स्ट देखिए यहां पर उद्गम हो गया।
इसके संगम की बात करते हैं। ठीक है, तो संगम इसका कहां हो रहा है? त्रिमु नामक स्थान पर। त्रिमु बोल दो, झंग बोल दो, या फिर दोस्तों झूंग बोल दो। झूंग पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। और कौन सी नदी में जाकर होता है? चिनाब नदी में ना, चिनाब में। यानी मैं एक प्रकार से मैं बोल लूं झेलम के लिए, तो झेलम एक्चुअली चिनाब की सहायक नदी है। ओके। अच्छा, वहीं पे हम बात करें कुछ और विशेष बात, इसकी एक सहायक नदी भी आपको नजर आ रही होगी जो मेन है, सहायक नदी। और दोस्तों सहायक नदी का नाम क्या है? किशन गंगा। किशन गंगा। अच्छा, यहां पर मैं एक डैश करके एक बात लिख देता हूं ना, और वो बात क्या है जरा देखिएगा कि किशन गंगा जो नदी है, किशन गंगा का जो उद्गम है पाकिस्तान से होता है, पाकिस्तान से होता है। एवं वहां पर या एवं यहां पर इसे इसे नीलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? नीलम कहा जाता है। साथ में आपको पता हो तो नीलम जो घाटी है उसका निर्माण भी वो पाकिस्तान में ही करती है ना, नीलम कहा जाता है। एवं जे एंड के में आकर झेलम में मिल जाती है, झेलम में मिल जाती है। एवं इस पर किशनगंगा बांध जे में बना हुआ, जे का मतलब जम्मू कश्मीर से है ना, जे में बना हुआ है या बना है। ओके। इससे बाद में कुछ और हमारी इससे नदी से रिलेटेड विशेष बात है, जरा देखिए क्या बात है कि झेलम नदी पर, झेलम नदी पर पाकिस्तान में प्रवेश से पूर्व पूर्व बांसमंगल घाटी का निर्माण, बांसमंगल घाटी का निर्माण होता है। यह बात भी आपको याद रखनी है ना कि यह नदी पाकिस्तान में जब प्रवेश करती है उससे पहले इस पर एक गहरी घाटी का निर्माण होता है, और उस घाटी का नाम है दोस्तों क्या? उस घाटी का नाम है बांसमंगल घाटी। किशनगंगा नदी पर किशनगंगा बांध, किशनगंगा को जैसे नीलम कहा जाता है ना, ये बातें भी आपको याद रखनी है। वहीं पे कुछ और बात करें तो देखिएगा कि झेलम झेलम वुलर झील से होकर बहती है, वुलर झील से होकर बहती है। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो उम्मीद है यहां तक की बातें आपको समझ पाए होंगे। अच्छा, साथ में ही झेलम नदी से कुछ रिलेटेड मैं बात और बताऊं तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है वो सीमा का निर्माण करती है, जो कि मुजफ्फरपुर से या मुजफ्फरबाद से लेकर मीरपुर तक है ना। तो हम क्या करेंगे कि झेलम नदी मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद जानते हो क्या? आजाद कश्मीर की राजधानी है ना। मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक, मीरपुर तक
पाक एवं भारत के मध्य मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। का निर्माण करती है। ये बात भी आप याद रखेंगे। साथ में इसमें बांध की बात करें तो उर्री बांध, तुलबुल बांध, उर्री बांध, तुलबुल बांध, दोनों के दोनों बांध जे&के में है। और वैसे ये तुलबुल बांध है ना, ये भारत और पाक के मध्य विवादित भी है ना। ये जो तुलबुल बांध परियोजना है, ये भारत पाक के मध्य विवादित है ना, के मध्य विवादित। ओके, इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो झेलम नदी पर उर्री बांध है, तुलबुल बांध है और मंगला बांध है, लेकिन मंगला बांध है वो पाकिस्तान में है। इसकी सहायक नदी किशनगंगा पर किशनगंगा बांध परियोजना है जो जे&के में। किशनगंगा को पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है और नीलम नदी जो है वो पाकिस्तान में नीलम घाटी का निर्माण भी करती है ना। तो यहां तक उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। इसके बाद में हम चलते हैं सीधा आगे की ओर। चलिएगा, अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा रावी नदी को लेकर, है ना। तो ये चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ना, ये ले लीजिए, देखिए एक बार ले लो आराम से। उम्मीद है ले लिया होगा। चलिए दोस्तों, हम आगे की ओर बात करते हैं। और आगे की ओर बात करें तो एक नाम आता है जिसका नाम है दोस्तों रावी नदी। क्या नाम है? रावी नदी। चलिएगा, रावी नदी। रावी नदी का जो प्राचीन नाम है वो था परूषणी, या फिर इसे इरावदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इरावदी नदी, ठीक है, या इरावती नदी। अब बात करते हैं मेनली हम इस नदी को लेकर। तो जरा देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूं, ये हमारी नदी है, मेन नदी। और इस हमारी मेन नदी का दोस्तों नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है? सिंधु नदी। लेकिन आप इस सिंधु नदी को देखें, उससे पहले देखो हम बात किस किस की कर चुके हैं। ये हम चिनाब की बात कर चुके हैं, और साथ में ही चिनाब की एक सहायक नदी थी जिसका नाम था झेलम। यहां तक की बात कर चुके हैं ना। यानी हम किसकी बात हो चुकी है हमारी, देखो डायग्राम आगे बढ़ता रहेगा। सिंधु, सिंधु के बाद में ये झेलम है जो कि चिनाब की सहायक है, और ये वाली नदी कौन सी है? चिनाब है। इनकी बात हो चुकी है हमारी। और अब जो बात दोस्तों होने जा रही है वो दोस्तों बात होगी हमारी रावी को लेकर। किसको लेकर बात करेंगे हम? रावी नदी को लेकर। ओके, सबसे पहले देखते हैं हम रावी का उद्गम। रावी का उद्गम, तो दोस्तों रावी का उद्गम है रे से रावी, और रे से याद रख लेना रोहतांग दर्रा। रे से रावी और रे से रोहतांग दर्रा। और ये दोस्तों रोहतांग दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। अच्छा, दूसरा देखो यहां पर, इसका एक्चुअली जो संगम है वो सिंधु नदी, ये चिनाब में कहां पर हो रहा है? यदि आप इसके संगम की बात करते हैं तो संगम जो है इसका हो रहा है सराय सिंधु नामक स्थान पर। कहां पर है? सराय सिंधु, या फिर सराय सिद्धू भी बोला जाता है। ये कहां पर है एक्चुअली? ये है पाकिस्तान में। सराय सिंधु ये जो स्थान है वो कहां पर है? पाकिस्तान में है। ओके, दूसरी हम बात करते हैं यहां पर, जरा समझना। ये जो नदी है रावी नदी, इस पर कुछ बांध परियोजनाएं बनी हुई है ना, जिनमें आपने एक का नाम सुना हो, हीन बांध परियोजना।
थीन बांध परियोजना। और दोस्तों दूसरी जो बांध परियोजना है, उस बांध परियोजना का नाम है चमेरा बांध परियोजना। चमेरा बांध परियोजना। मेन हालांकि दो ही हैं। एक बांध परियोजना और निकल के आ जाती है जिसे बोला जाता है शाहपुर कुंडी बांध परियोजना। क्या है? शाहपुर कुंडी बांध परियोजना। ओके, यहां तक की बातें हो गई। यदि आप बात करते हैं यहां पर, तो देखो थीन जो बांध परियोजना है वो एक्चुअल में हिमाचल प्रदेश की है। किसकी है भाई? हिमाचल प्रदेश की। चमेरा है वो हिमाचल प्लस पंजाब, हिमाचल प्लस पंजाब इन दोनों की संयुक्त बांध परियोजना है। ये बातें भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। वैसे ये जो थीन बांध परियोजना है ना, थीन बांध परियोजना को हम रणजीत सागर बांध के नाम से भी जानते हैं ना। रणजीत सागर ये भी कहते हैं थीन बांध को। ओके, चलिए हम आगे की ओर मूव करते हैं और हमारा जो मेन पॉइंट है उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, चलिए पॉइंट टू पॉइंट आते हैं। सबसे पहला पॉइंट जरा देखिएगा, हम यहां पर बात कर रहे हैं इस नदी के उद्गम को लेकर। ठीक है, उद्गम। यदि हम बात करें इस नदी का उद्गम, तो उद्गम कहां से हो रहा है भाई? रावी का। रावी का उद्गम हो रहा है रोहतांग दर्रे से। रोहतांग दर्रा। और ये रोहतांग दर्रा कहां पर है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट पे मैं बात करूं तो देखिएगा इस नदी की लंबाई। इस नदी की लंबाई, तो इस नदी की यदि आप लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई इसकी भारत में निकल के आएगी लगभग 725 किलोमीटर। कितनी है? 725 किलोमीटर। और ये लंबाई कहां पर है? भारत में है। दूसरा पॉइंट देखो, इस नदी का संगम। क्या नाम है? संगम। और संगम इस नदी का कहां में हो, किस कौन सी नदी में होता है? चिनाब की सहायक है तो चिनाब में ही होगा। चिनाब में। कहां पर हो रहा है? सराय सिद्धू या फिर सराय सिंधु। सराय सिंधु पाकिस्तान में। यहां तक की बातें हुई। दूसरा देखो इसका प्राचीन नाम। प्राचीन नाम। और प्राचीन नाम देखो हमने क्या देखा है? परुष्णी ओब्लिक इरावती या फिर इरावदी। यहां पर एक विशेष बात बताने जा रहा हूं, जरा गौर करना है यहां पर। और वो विशेष बात क्या है जरा समझना है यहां पर। काफी बार एग्जामिनर ने सवाल पूछा है कि परुष्णी के किनारे, किनारे दासरागे युद्ध, दासरागे युद्ध लड़ा गया था, जिसमें राजा सुदास, जिसमें राजा सुदास विजय रहे थे। राजा सुदास क्या रहे थे दोस्तों? विजय रहे थे। दासराके का मतलब है कि 10 राजाओं और राजा सुदास के मध्य युद्ध लड़ा गया था, जिसमें राजा सुदास क्या रहे थे? विजय रहे थे। ओके, चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर। यदि हम बात करें यहां पर कुछ बांध परियोजनाओं को लेकर, देखिएगा इस नदी से जुड़ी हुई कुछ बांध परियोजनाएं हैं। और बांध परियोजनाओं में ले हम एक नंबर पे, तो एक नंबर पे बांध परियोजना का नाम देखो दोस्तों, हमने क्या देखा था? थीन बांध परियोजना इस नदी पर। दूसरी बांध परियोजना का नाम क्या था? चमेरा बांध परियोजना। तीसरी बांध परियोजना का नाम यहां पर क्या था? शाहपुर कुंडी बांध परियोजना। शाहपुर कुंडी बांध परियोजना। अच्छा, मैंने ये भी बताया था कि ये हिमाचल प्रदेश में है। और ये जो है हिमाचल प्रदेश और प्लस में पंजाब की संयुक्त परियोजना है। हिमाचल प्रदेश प्लस पंजाब की संयुक्त परियोजना है। यहां तक की बातें हो गई।
तो इस प्रकार से हमारी जो रावी नदी है, ठीक है, या फिर परुष्णी नदी है, वो भी दोस्तों क्या होती है, कंप्लीट होती है। बढ़ा जाए आगे की ओर, चलिएगा। अब मेनली हम बात करेंगे, वो बात करेंगे दोस्तों किसको लेकर, सतलज को लेकर। और सतलज के साथ में आपको पता है कि नदी आती है जिसका नाम है व्यास, जो कि सतलज की सहायक है। तो इन दोनों नदियों को मैं एक साथ ही करवाऊंगा ना। तो उम्मीद है यहां तक की बातें आप समझ पाए होंगे। रावी नदी, इसे परुष्णी और इरावदी भी कहा जाता है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हालांकि आपको टोटल जो पीडीएफ है नोट्स के रूप में आपको मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी, वहां से भी लिख सकते हैं। चाहो तो आप क्लास के साथ में लिखते हैं तो वो और भी बेटर होता है। ठीक है, चलिएगा बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। यहां पर हम बात कर रहे हैं, तो अब बात करेंगे मेनली हम सतलज नदी को लेकर। किसको लेकर दोस्तों, सतलज एवं व्यास नदी। देखिए यहां पर मैं कॉमन लिख रहा हूं क्योंकि कॉमन डायग्राम बनाऊंगा। डिटेल है वो अलग अलग नाम से भी मैं लिखकर बना दूंगा ना, तो जिससे कोई दिक्कत ही नहीं आए। यहां पर देखिए मैं समझाने के लिए सेम डायग्राम एज ए टीच ड्रॉ कर रहा हूं, जैसा हमने पहले किया था। ये वाली है आपकी सिंधु नदी। ये ऊपर वाले डायग्राम को मैंने शॉर्ट कर दिया ना पास में की, ताकि हमारे पास लिखने के लिए जगह रहे। ये झेलम थी और ये दोस्तों रावी थी ना। यहां तक की बातें हो चुकी हैं। चलो मैं फिर भी एक बार नामकरण वापस कर देता हूं ना, जिससे कि कोई दिक्कत ही नहीं आए आपको। ये बार बार क्रम क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे रीजन क्या है, ताकि आपको ये क्रम है वो धीरे धीरे याद हो जाए, कभी भूले नहीं। और वो अभी काम में भी आएगा कि कैसे काम में आ रहा है, जरा देखिएगा। सिंधु है, सिंधु के बाद में हमने बात की झेलम की। झेलम के जस्ट नीचे की बात करते हैं दोस्तों, चिनाब आती है। और चिनाब के जस्ट नीचे की ओर बात करते हैं तो रावी नदी आती है। ओके, अब बात करते हैं यहां पर, और वो बात करेंगे दोस्तों कौन सी नदी को लेकर, हम यहां पर बात करेंगे सतलज नदी को लेकर। ये सतलज नदी है। ओके, और दोस्तों एक सतलज नदी की सहायक नदी है, ये वाली सहायक नदी ले लेते हैं। ठीक है, अब जरा देखिएगा, सबसे पहले आते हैं हम सतलज नदी पर। सतलज नदी पर, सतलज नदी का जो उद्गम है वो होता है दोस्तों कहां से, राकस ताल। राक्षस मत करना, राकस ताल। मानसरोवर झील, झील कैलाश पर्वत, तिब्बत, यहां से एक नदी निकलती है ना। दूसरा देखिएगा, ये नदी का जाकर संगम हो रहा है दोस्तों यहां पर। कहां पर, यहां पर आकर। ये संगम वैसे देखो कि इसका संगम भी हमने पाकिस्तान में देखा, इसका भी पाकिस्तान में देखा, तो जाहिर सी बात है कि सतलज का संगम भी कहां पर होगा, पाकिस्तान में ही होगा। और पाकिस्तान में इसका संगम कहां पर होता है, वो संगम होता है बहावलपुर। कहां पर होता है, बहावलपुर। और ये बहावलपुर कहां पर है, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का एक जिला है बहावलपुर। यहां तक की बातें हुई। दूसरा देखो, इसकी ये सहायक नदी है जिसका नाम व्यास नदी है। क्या नाम है, व्यास। और व्यास नदी का उद्गम होता है व्यास कुंड से। कहां से होता है दोस्तों, व्यास कुंड। और ये व्यास कुंड कहां पर पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ये सतलज नदी में जहां पर आकर मिलती है दोस्तों, उस स्थान का नाम है हरिके बैराज। हरिके बैराज। ये हरिके बैराज कहां पर पड़ता है, ये हरिके बैराज पड़ता है रोपड़ पंजाब में। कहां पर दोस्तों, रोपड़ पंजाब में। ओके, अब जरा आते हैं मेन मुद्दे पर। सबसे पहले देखिएगा, यदि हम बात करें सतलज नदी की,
तो सतलज नदी का जो एक्चुअली प्रवेश है वो कहां से होता है? आपने नाम सुना होगा सीप किला दर्रे। सीप किला दर्रा से भारत में इस नदी का दोस्तों क्या होता है? प्रवेश होता है। क्लियर? इस नदी पर कुछ बांध परियोजनाएं क्या हैं? बांध परियोजनाएं हैं भारत में। जरा देखते हैं कि वो कौन कौन सी बांध परियोजनाएं हैं। चलिए देखा जाए। सबसे पहले आते हैं यहां पर। आपने भाखड़ा नांगल बांध परियोजना का नाम सुना है? चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं पहला, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। ये भाखड़ा नांगल बांध परियोजना आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में नजर आएगी। दूसरा, यहां पर मैं बात करूं, एक बांध परियोजना है जिसका नाम है नाथपा झाकरी बांध परियोजना। नाथपा झाकरी बांध परियोजना, ये भी दोस्तों आपको हिमाचल प्रदेश में ही नजर आएगी। एक आपने नाम सुना होगा इंदिरा गांधी का, ठीक है, इंदिरा गांधी का। लेकिन हम यहां पर बात इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी देखो भारत का एक इंदिरा सागर जलाशय है और एक इंदिरा गांधी है, ठीक है। इंदिरा गांधी की हम बात करें तो ये बांध एक्चुअली कहां पर आपको नजर आएगा? ये पंजाब में है। कहां पर है? पंजाब में, लेकिन सतलज नदी पर ही है। एक इंदिरा सागर जलाशय की बात करते हैं जो कि नर्मदा नदी पर आएगा, आगे करेंगे, जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध का दर्जा भी है। ये भाखड़ा बांध है, ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। लेकिन सबसे ऊंचे की बात हमने की थी कि सर टिहरी बांध है, टिहरी बांध है। सबसे लंबे की बात करते हैं तो हीराकुंड बांध है जो कि उड़ीसा वाला है। यहां तक की बातें हुई। अब मैं नेक्स्ट थोड़ा सा आगे की ओर चलता हूं। इस नदी पर वैसे एक झील का निर्माण भी हुआ है, ठीक है। मैं यहां पर बना देता हूं ना झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का दर्जा है जिसके पास में, और इसे जाना जाता है गोविंद सागर के नाम से। क्या बोला जाता है इसको? गोविंद सागर, ये झील है ना। और ये गोविंद सागर झील की यदि मैं बात बताऊं तो ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। देखिएगा, भाखड़ा बांध अलग है, नांगल बांध अलग है, लेकिन भाखड़ा और नांगल बांध को मिलाकर भाखड़ा नांगल बांध परियोजना बोला जाता है। ओके, तो यहां तक की बातें आप उम्मीद है समझ पाए होंगे। अब देखो यहां पर आओ, व्यास नदी, ठीक है। व्यास नदी, अच्छा वैसे इस नदी का नाम तो मैं लिख देता हूं फिर भी। ये वाली जो नदी है, इस नदी का दोस्तों नाम क्या रहेगा आपका? सतलज नदी। ये वाली नदी का नाम क्या है? इस वाली नदी का नाम रहेगा व्यास नदी। व्यास नदी। व्यास नदी पर बात करते हैं, दो बांध परियोजनाएं इस पर आपको नजर आएंगी। एक बांध परियोजना का नाम है पोंग बांध परियोजना। पोंग बांध, ये पोंग बांध कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। एक बांध का नाम आता है दोस्तों पंडोह बांध। पंडोह बांध, और ये पंडोह बांध भी आपको कहां पर नजर आएगा? हिमाचल प्रदेश में ही नजर आएगा ना, जो कि व्यास नदी पर है। जो कि कहां पर है? व्यास नदी पर है। क्लियर है यहां तक की बात है? देखो गोविंद सागर की हम बात कर चुके हैं कि भारत की सबसे बड़ी झील है। साथ में देखो मैं यहां पर एक बात और मेंशन कर देता हूं, और वो बात क्या है कि भाखड़ा बांध, भाखड़ा बांध भारत का सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। लेकिन आप एक बात ये भी याद रखना कि भारत का सबसे ऊंचा ऊंचा टिहरी बांध है। लेकिन सवाल आ जाए
भारत का सबसे लंबा लंबा बांध। तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा वाला है ना। हीराकुंड बांध उड़ीसा वाला है, महानदी पर है ना। ये सारी चीजें आ जाएंगी आपके ना, ये बात कर ही चुके थे हम पहले से। एक यदि आ जाए भारत का सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध, तो सबसे बड़ा बांध में क्या आएगा? इंदिरा सागर। इंदिरा सागर। और ये इंदिरा सागर बांध कहां पर है? एमपी में। हीराकुंड बांध कहां पर है दोस्तों? ये हीराकुंड बांध ओडिशा में है। ठीक है। ये टिहरी बांध कहां पर है? टिहरी बांध उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड में है। ओके। उत्तराखंड में कौन सी नदी पर है? भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी पर। ये हीराकुंड बांध की मैं बात करूं, ये हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है? ये दोस्तों महानदी नदी पर है। ये इंदिरा सागर बांध कौन सी नदी पर है? तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर। ये बातें भी कुछ बेसिक सी थी, आप ध्यान रखिएगा ना। तो इसी के बाद में हम आगे की ओर मूव करते हैं। और अब इनकी जो डिटेल है, थोड़ा सा आप लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसके बाद में जो इनकी मेन डिटेल है उसके ऊपर चलते हैं। चलिएगा, बात करते हैं। हमारी जो मेन नदी थी दोस्तों, उसका नाम था सतलज। क्या नाम था? सतलज। और अब हम सतलज को लेकर मेन जो हमारी डिटेल है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। सतलज नदी। ओके। सतलज के बारे में हम बात करें तो देखिएगा, सतलज का सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सर इसका उद्गम कहां से होता है। सतलज का उद्गम। और सतलज का उद्गम हमने कहां से देखा है दोस्तों? ये सतलज का उद्गम देखा हमने राकसताल से। ठीक है। राकसताल। ये नहीं आए तो मानसरोवर झील। मानसरोवर झील भी नहीं आए तो क्या लिखेंगे? कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत भी नहीं आए तो कहां से होता है? तिब्बत से। और दोस्तों तिब्बत भी नहीं आए तो ट्रांस हिमालय जरूर देगा एग्जामिनर। उद्गम के बाद में नेक्स्ट बात करते हैं इसकी लंबाई को लेकर। लंबाई, यदि आप इसकी लंबाई की, कुल लंबाई की बात करते हैं, 1450 किलोमीटर है। और इस 1450 किलोमीटर में से 1050 किलोमीटर जो लंबाई है वो कहां पर है? इसकी लंबाई भारत में है। कहां पर है? भारत में। क्लियर? दूसरा देखो यहां पर, यदि आप इसका प्राचीन नाम देखते हैं कि सतलज नदी का दोस्तों प्राचीन नाम क्या है, तो सतलज नदी का प्राचीन नाम निकल के आएगा, वो निकल के आता है दोस्तों सतुद्री। क्या निकल के आता है? सतुद्री। यहां तक हो गया। दूसरा देखो, इसका हमने एक बात की थी संगम को लेकर, इसका संगम कहाँ होता है? तो इसका संगम हमने देखा था कि चिनाब नदी में था। चिनाब में। कहां पर होता है? बहावलपुर पाकिस्तान। बहावलपुर पाकिस्तान में। यहां तक की बातें हुई। ठीक है। एक बात हमने देखी थी कि इसका भारत में प्रवेश कहां से हो रहा है। भारत में प्रवेश। और दोस्तों इसमें भारत में प्रवेश की हम बात करते हैं तो इसका प्रवेश एक्चुअली कौन से दर्रे से था? इसका भारत में प्रवेश था सीप किला दर्रे से। सीप किला दर्रे से। और सीप किला दर्रा कहां पर था? हिमाचल प्रदेश से इसका भारत में प्रवेश होता है। इसके बाद में नेक्स्ट की ओर चलें तो देखिएगा यहां पर कुछ इस पर बांध परियोजनाएं थी। क्या थी? बांध परियोजनाएं। और बांध परियोजनाओं में यदि मैं एक नंबर पे बात करूं, एक नंबर पे, तो देखो हमने बात की थी भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना।
भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, और ये कहां पर थी? हिमाचल प्रदेश में। दूसरी थी यहां पर, और दूसरी का नाम था दोस्तों नाथपा झाकरी। नाथपा झाकरी बांध परियोजना। बांध ये भी कहां पर था? हिमाचल प्रदेश में। तीसरे नंबर की मैं बात करूं यहां पर, तो तीसरा नंबर दोस्तों कौन सा था? तीसरा नंबर था इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी की बात करते हैं तो ये मेनली आपको कहां पर नजर आया था? पंजाब में। कहां पर नजर आया था? पंजाब में। चौथा देखिएगा, चौथा मैंने यहां पर आपको करवाया था हरीके बैराज। हरीके बैराज, ये हरीके बैराज मैंने कहां पर बताया था? रोपड़ पंजाब। रोपड़ पंजाब। साथ में हरीके बैराज के लिए आपको एक बात याद रखनी है, वो बात क्या है? ये सतलज और व्यास के संगम पर है। सतलज और व्यास के संगम पर बना हुआ है। यहां तक की बातें हो गई। साथ में देखो, हमने यहां पर एक झील भी देखी थी इस नदी पर, और उस झील का नाम क्या बताया था मैंने? गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील। और ये गोविंद सागर झील कहां पर है? पंजाब में। झील, सॉरी, हिमाचल प्रदेश में। झील हिमाचल प्रदेश में है, और सतलज नदी पर बनाई गई है। कहां पर बनाई गई है? सतलज पर। और हमने ये भी देखा था कि ये गोविंद सागर जो झील है, वो भारत की सबसे बड़ी झील थी, जो कि कृत्रिम रूप से, जो कि कृत्रिम रूप से। यहां तक हो गया। साथ में ही देखो, यदि मैं बात करूं सतलज नदी की, तो सतलज नदी को उद्गम स्थान पर, उद्गम स्थान पर क्या कहा जाता है? उद्गम स्थान पर इसको कहा जाता है लोग चैन। लोग चैन खबाब, ठीक है, ये इसको कहा जाता है। कहा जाता है। ये बात भी आप थोड़ी सी याद रखिएगा, ठीक है। लोग चैन खंबाब, ओके। साथ में ही इसकी एक सहायक नदी है ना, सतलज की, और सतलज की वैसे सहायक नदी हम देख चुके हैं, क्या नाम है? व्यास, ठीक है। तो चलो मैं यहां पर मैं मेंशन भी कर देता हूं, सहायक नदी। और इसकी दोस्तों सहायक नदी का नाम क्या है? व्यास नदी है। व्यास नदी। अब चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आपकी सतलज नदी से रिलेटेड जितनी बातें हैं वो दोस्तों कंप्लीट होती हैं। क्या होती है? कंप्लीट। चलिएगा, थोड़ी सी बातें हमारी कुछ चिनाब को लेकर बची हैं, सॉरी, इसकी सहायक नदी व्यास को लेकर, तो थोड़ी सी चर्चा हम उनकी भी कर लेते हैं। देखिएगा, व्यास नदी। व्यास नदी, इसे क्या बोला जाता है? विपाशा, या फिर इसको बोला जाता है अर्गी किया। अर्गी किया इसका उपनाम है। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट टू फॉर्मेट बात करते हैं। चलो, पहला पॉइंट देखिए, व्यास नदी की बात करते हैं उद्गम को लेकर। उद्गम, तो दोस्तों इसका उद्गम व्यास नदी का कहां से होता है? व्यास नदी का उद्गम होता है व्यास कुंड से। कहां से होता है भाई? व्यास कुंड। और ये व्यास कुंड दोस्तों कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। दूसरी हम बात करते हैं यहां पर व्यास नदी की, और वो बात करते हैं हम इसकी लंबाई को लेकर। दोस्तों लंबाई एज इट इज मैंने जैसा आपको बताया था कि इसकी लंबाई 465 किलोमीटर है। कितनी है? 465 किलोमीटर है। यहां तक हुई बात है। दूसरा, यहां पर यदि आप इसका प्राचीन नाम देखते हो, जैसा कि हमने ऊपर लिखा हुआ है, मैं फिर से लिख रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्राचीन नाम। और प्राचीन नाम इसका क्या है? विपाशा, या फिर इसको अर्गी किया भी बोला जाता है, बट विपाशा मेन याद रखिएगा। तीसरा, इसका संगम
संगम का मतलब ये जिसकी सहायक नदी है उसमें जाके होगा। तो संगम कहां पर होता है? सतलज नदी में। सतलज नदी में कहां पर होता है? हरीके बैराज। हरीके बैराज। और ये हरीके बैराज कहां पर बताया था मैंने? रोपड़, पंजाब। ओके, नेक्स्ट देखिए, इस पर मैंने बांध परियोजनाएं दो बताई थी। बांध परियोजनाएं, और बांध परियोजनाओं की दोस्तों बात करते हैं तो पहला बांध परियोजना मैंने नाम क्या बताया था? पोंग बांध परियोजना। पोंग बांध परियोजना, और ये पोंग बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश में थी। दूसरी मैंने बताई थी इस पर एक बांध परियोजना जिसका नाम था पंडोह बांध परियोजना। और दोस्तों पंडोह बांध परियोजना की बात करता हूं तो ये भी कहां पर निकल के आती है? हिमाचल प्रदेश से ही निकल के आती है। यहां तक की बातें हो गई, ठीक है। ये सतलज की सहायक है, तो यहां पर सतलज में तभी तो संगम हो रहा है, ये बात हम जानते हैं। तो इस प्रकार से हमारी बेसिक बातें कंप्लीट होती हैं। लेकिन एक मैं विशेष बात आपको और बता देता हूं, कुछ नोट लगा के बता देता हूं। चलो, नोट, इससे जुड़े हुए मेन मुद्दे हैं कुछ। देखिएगा, वो व्यास से नहीं है, वो सतलज और दोनों व्यास दोनों से हम मान सकते हैं ना। देखो, पहला हमने बात की है किसको लेकर? हरीके बैराज। हरीके बैराज से इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसको बोला जाता है IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, निकाली गई है, जो राजस्थान को जल, यानी कि राजस्थान को सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए जल उपलब्ध करवाती है। ठीक है, ये बात। दूसरे नोट की मैं बात बताऊं आपको यहां पर, तो वो क्या है, जरा गौर करिएगा। कई बार कंफ्यूज भी हो सकता है आपको, ध्यान रखिएगा। बाखड़ा नहर को नांगल बांध से निकाला गया है। कहां से निकाला गया है? नांगल बांध से, ना कि बाखड़ा बांध से। ना, बाखड़ा नहर नाम है, बाखड़ा बांध से नहीं निकली है, नांगल बांध से। ना, कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में गलती मत कर बैठना। नांगल बांध से निकाला गया है, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आपकी जो मेन मेन नदियां हैं, ठीक है, वो आपकी सारी कंप्लीट होती है। लास्ट में आपका छोटा सा पॉइंट बचा है, जो कि सिंधु के प्रमुख मैदान हैं। हम उनको हल्का सा देख लेते हैं, फिर आपकी जो सिंधु का अफवाह तंत्र है वो दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। अच्छा, ठीक है, अब बात करते हैं हम यहां पर सिंधु के प्रमुख मैदान। ये आपके लिए लास्ट स्लाइड होगी, सिंधु के प्रमुख मैदान। ठीक है दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझाने का प्रयास करूंगा आपको, कि जिससे आप आसानी से समझ पाओ। अब तक हमने जो बातें की है, ठीक है, अब तक हमने जो बातें की थी, बातें वही की वही है ना। अब आराम से देखना है कि सबसे पहले सर हमने एक ऐसी नदी बनाई थी ना? फिर एक नदी हमने कुछ यूं करके बनाई थी। फिर एक नदी हमने ऐसे बनाई थी जिसका नाम झेलम था। एक नदी ऐसे बनाई थी जिसका नाम दोस्तों रावी था। ठीक है, एक नदी हमने ऐसे बनाई थी जिसका नाम व्यास था, और एक नदी हमने ऐसे बनाई थी जिसका नाम सतलज था। क्या नाम था? सतलज। अब जरा देखते हैं, इन नदियों की बात करते हैं। देखो, पहली ये वाली जो नदी है, इस नदी का नाम दोस्तों क्या है? सिंधु है। ठीक है, इस नदी का नाम हमने क्या देखा है? झेलम। इस नदी का दोस्तों नाम चिनाब। ये वाली नदी का नाम रावी। ये वाली नदी का नाम
व्यास, और ये वाली नदी का नाम सतलज है। क्या नाम है? सतलज। इनके मध्य में यदि आप देखोगे तो आपको देखो कुछ मैदान नजर आएंगे। ठीक है, मैदान। जैसे एक मैदान यहां पर है जो कि व्यास प्लस सतलज के बीच में है। एक मैदान ऐसा है जो रावी प्लस व्यास के बीच में है। एक मैदान ऐसा है यहां पर जो कि चिनाब और दोस्तों रावी के बीच में है। एक मैदान ऐसा है जो चिनाब प्लस झेलम के बीच में है। एक मैदान ऐसा है जो कि आप देख पाए तो सिंधु, झेलम और दोस्तों चिनाब के बीच में है। ओके, जरा इनका नामकरण देखना। यदि आप नामकरण की बात करते हैं तो नामकरण में यदि आप बात करेंगे तो यहां पर देखो इसका नाम है सबसे पहले बिस्त दो आब। ये क्या होते हैं समझा दूंगा आपको। बिस्त दो आब। दूसरे वाले का नाम है दोस्तों बारी दोआब। दोआब, ठीक है। तीसरे वाले का नाम है रचना दोआब। ठीक है। चौथे वाले का नाम है छाछ दोआब। छाछ दोआब। और ये दोस्तों पांचवे वाला है, इसको बोला जाता सिंधु सागर त्रियाब। सिंधु सागर त्रियाब। सिंधु सागर त्रियाब। ओके, समझ पाए? देखो दोआब का मतलब है दो नदियों के मध्य की भूमि। क्या? दो आब, दो नदियों के मध्य की भूमि है। त्रियाब देखो एक दो तीन नदियों के बीच की भूमि है ना। चलो फिर भी मैं यहां पर भी कुछ बातें मेंशन कर देता हूं। देखिए, दोआब, दोआब का मतलब है दो नदियों के मध्य की भूमि। ठीक है। बात करें त्रियाब, त्रियाब का मतलब है तीन नदियों के मध्य की भूमि। ओके, अब यहां पर जो प्रमुख मैदान थे जरा उनको भी हम हल्का सा देख लेते हैं ना। एक नंबर पे देखो हमने क्या देखा है, बिस्त दो आब। बिस्त दो आब। दो नंबर पे दोस्तों देखा है हमने बारी दोआब। तीन नंबर पे देखा है रचना दोआब। चार नंबर पे हमने देखा है छाछ दोआब। पांच नंबर पे हमने देखा है सिंधु सागर त्रियाब। सिंधु सागर त्रियाब। ओके, यहां पर यदि आप बात करते हो तो जरा देखिएगा बिस्त दोआब पहला देखिए कौन सी दो नदियों के बीच में ना, तो नीचे से नदियां चल रही है। पहला है सतलज और व्यास के मध्य। दूसरा देखो क्या नाम है बारी दोआब। तो बारी दोआब में अब की बार पहली नदी कौन सी है? व्यास। और ऊपर की ओर जाएंगे तो कौन सी आएगी दोस्तों? रावी। रचना दोआब में क्या आएगी? रावी। और ऊपर की ओर जाएंगे तो चिनाब। छाछ दोआब में पहली नदी का नाम क्या है? चिनाब। और दूसरी नदी का नाम क्या है? झेलम। सिंधु सागर त्रियाब में क्या आएगा? देखो, चिनाब और झेलम तो है ही है, प्लस में यहां पर सिंधु और जुड़ जाएगी ना, क्योंकि ये त्रियाब है। तो ये दोस्तों आपका मेरी तरफ से कंप्लीट होता है, आपका सिंधु अफवाह तंत्र बिल्कुल कंप्लीटली पूरी डिटेल के साथ में। ओके, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आज का सेशन को हम यहीं एंड करते हैं, बाकी मुलाकात आपसे नेक्स्ट सेशन में होगी। तब तक के लिए बाय।